एक गेंद पड़ी थी उनको, उसके अराउंड वो चीज रिवॉल्व होने वाली है। उसकी ही बात करते हैं। 2013 का जो आईपीएल था, उसका पहला मैच केकेआर वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स। केकेआर डिफेंडिंग चैंपियंस थी 12 में। हाँ। एंड ये वो टाइम था जब आईपीएल और बीसीसीआई जो है वो फर्स्ट मैच के टीआरपी मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं देखता था। एंड धोनी, कोहली, रोहित उस टाइम पे इतनी बड़ी चीज नहीं थे जितनी अभी है। तो जो फर्स्ट मैचेस हुआ करते थे आईपीएल के सीजन्स के, वो काफी वैरायटी में मिला करते थे। ये नहीं कि हमेशा सीएसके आरसीबी ही होना है। हाँ, प्लस अभी पिछले 2 सीजन हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने कुल मिला के 4 मैचेस खेले दिल्ली के लिए। बट विजय हजारे ट्रॉफी में के फाइनल में एक सेंचुरी मारना, लगातार इतना अच्छा खेलते होना, इंडिया का कप्तान बन जाना, उसके बाद नेचुरल था कि दिल्ली एक अच्छा चांस देगी इनको। सो उनको ओपनिंग स्पॉट मिल जाता है और उनको बोला जाता है कि आपको पूरा सीजन हम लोग टेस्ट करेंगे, आपके पास पूरा सीजन है खेलने को। वो ट्रस्ट दिखाया जाता है उनके ऊपर। बट वो केकेआर के अगेंस्ट मैच, और उस मैच की पहली गेंद, आईपीएल 2013 की पहली गेंद जब उन्मुख चंद खेलते तो ब्रेटली उन्हें बोल्ड कर देते हैं। क्या बॉल थी भाई। मतलब लोग ये कहते हैं, बाय द वे फॉर कॉन्टेक्स्ट, की लोग कहते हैं इस एक गेंद ने उनका करियर डिरेल कर दिया। मिसकंसेप्शन है। क्यों है? मतलब लोग ऐसा कहते हैं, लोगों का मन में नोशन ऐसा है कि वो एक बॉल उनको जो खेली गई उसके वजह से उनका कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया हाँ, कि वो कभी रिकवरी नहीं कर पाया, व्हिच इज नॉट ट्रू। मतलब जैसे पृथ्वी शॉ के लिए वो कहते हैं ना कि जो ऑस्ट्रेलिया जब वो गए थे टूर पे, और फिर आई थिंक स्टार्क ने वो बॉल डाली थी जब वो खोल दिया था, जब वो रिकी पॉन्टिंग कमेंट्री कर रहे थे, तो कहते हैं अच्छा उस गेंद के बाद वो कभी रिकवर नहीं कर पाया। तब ऑलरेडी इंडिया खेल चुके थे एंड ऑलरेडी सवाल आ गए थे डिसिप्लिन के ऊपर। मतलब 2018 के पृथ्वी शॉ और वो 2020-21 के बीजीटी वाले पृथ्वी शॉ में बहुत फर्क था। हाँ, बीच में इंजरीज भी काफी हुई थी। अभी तो उन्मुख चंद ने खेलना शुरू ही नहीं करा है। अभी उन्मुख चंद अपने बेस्ट पॉसिबल फेस से आ रहे हैं और पहला आईपीएल का मैच खेल रहे हैं एज अ परमानेंट स्टार्टर। और उसमें एक बॉल पे आउट हो गया। लोगों को लगता है कि उसके से उनका कॉन्फिडेंस गिर गया। आई थिंक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और ये इंटरनेट में बहुत ही पॉपुलर मिसकंसेप्शन है। क्योंकि जैसे जैसे अभी हम लोग बातें करेंगे, मैंने उन्मुख चंद के इंटरव्यूज देखे, बहुत इंटरव्यूज देखे, मैंने बहुत रिसर्च करी एंड पता चला है, बहुत चीजें पता चली कि 2013 के बाद भी वो इंडिया के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म थे खेलने के लिए। मतलब मुझे भी जब मैंने पहली बार ये सुना था काफी लोगों को बोलते हुए, इवन आई डिड नॉट एग्जैक्टली बिलीव इन दिस, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई उनकी एक वीकनेस पकड़ ली हो कि इसके लगातार वो थ्रू आउट द सीजन वैसे ही टारगेट हो रहे हैं, ग्रेट बॉल लगातार वैसे आउट हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो फिर एक बॉल ऐसा कैसा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है उनके करियर में। इवन आई डिडंट बिलीव इन दिस, बट वो पूरा सीजन उनका एक फ्लॉप रहता है जब वो 9 मैचेस में 158 रन मारते हैं सिर्फ। एंड इसी के चलते, इतना डिसअपॉइंटिंग सीजन के चलते, जहां पे पूरी दिल्ली का पूरा सीजन खराब हो जाता है, दिल्ली उन्हें रिलीज कर देती है सीजन के बाद। एक वो ट्रस्ट नहीं दिखाते आगे जाके उनके ऊपर। एंड इसी आईपीएल के बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी थी। एक अच्छा आईपीएल सीजन जाता तो शायद वो स्क्वाड के अंदर आ जाते। हाँ, शायद स्टार्ट ना करते बट स्क्वाड के अंदर आ जाते हैं। बट यहाँ पे वो स्क्वाड में भी पिक नहीं होते। एंड एक तरीके से एक हर एक इंडियन को बहुत अच्छा महसूस होता है जब इंडिया एक ट्रॉफी जीतती है। बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये भी था कि रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली जो टॉप 3 हमारे हुए थे, जिन्होंने आगे जाके 6-7 साल डोमिनेट करा है पूरे आईसीसी टूर्नामेंट्स को और वर्ल्ड क्रिकेट को, इसके चलते उन्मुख चंद की जगह टीम में होनी मुश्किल थी। मतलब डिजर्वेडली जो 3 बंदे आए वो लेजेंड्स रहे अपने आप में, तो उनका तो पूरा हक बनता था। बट हाँ, मतलब एक बंदे की अपॉर्चुनिटी दूसरे बंदे का एक डाउनफॉल का कारण भी हो सकता है। तो उन्मुख चंद सैडली दूसरे एंड पे थे यहाँ पे। एंड इस साल के एंड में प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग्स आई हैव हर्ड इन दिस पॉडकास्ट, आप लोग भी यही चीज सुनोगे प्रॉब्ली, नवंबर में वो सबको सरप्राइज करते हैं जब वो अपनी एक बुक लॉन्च करते हैं। और बुक का नाम होता है द स्काई इज द लिमिट। तब वो 20 साल के थे शायद, बेयरली 20। हाँ, 20 साल के हो रहे थे उस टाइम पे। दिस इज मतलब इससे ज्यादा वियर्ड चीज मैंने नहीं सुनी जितनी भी पॉडकास्ट हमने कवर करी है, कि एक आदमी जो जस्ट अभी 20 साल का हुआ है, ही हैज नॉट येट प्लेड फॉर इंडिया, उन्होंने अपने ऊपर एक बुक लॉन्च कर दी। एंड इसी के चलते इनको काफी क्रिटिसिज्म भी मिला था, क्योंकि सम पीपल वुड लाइक कि भाई ये अभी से इन चीजों के अंदर आ रहे हैं, अभी उखाड़ा क्या है, अभी ये कैसे बुक लिख रहे हो अपने ऊपर, अब क्या समझते हो अपने आप को, वैसे टाइप के सवाल उठने लग गए थे। अब इफ वी एक्चुअली डिस्कस हिज इंटेंशन एंड हाउ ही केम टू राइटिंग दैट बुक, उसको एक बार डिस्कस करिए कि इसको भी एक्सप्लेन करा है। अगर आप सिर्फ एक बार इस इंसिडेंट को देखोगे तो आपको भी यही लगेगा, मुझे भी यही लगा कि बुक क्या लिख दी अपने ऊपर। बट उनका इंटेंशन सुनते, पहली बात तो बोलते हैं कि मैं बहुत यंग एज से लिखता हुआ आ रहा हूँ, मेरे मॉम डैड दोनों टीचर्स थे, तो मैं बचपन से डायरीज लिखता आया हूँ, डियर डायरी जो पढ़ाया जाता है। हाँ, वैसे टाइप की वो चीजें लिखते हुए आए हैं।
अब वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले वो अपने अंकल के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे को कुछ लिखने का मन कर रहा है, एंड उनके अंकल कहते हैं कि अपना जर्नी लिखना स्टार्ट करो और फिर देखते आगे जाके कुछ बुक बन सकती है तो नहीं बन सकती। उनके अंकल जो थे वो एक ऑथर थे जो कि 2-3 हिंदी बुक लिख चुके थे। तो उनने सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो, तो उन्होंने मतलब डे बाय डे अपनी डायरीज लिखनी स्टार्ट कर दी। मतलब उनका इंटेंशन पूरा ये था कि अपनी इस पूरी जर्नी को वो रियल टाइम में लिख सके। जैसे आगे जाके बुक बनेगी भी तो ऐसे टाइप की चीजें होंगी कि अच्छा अब कल फाइनल है तो मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ, वैसे टाइप का एक्सपीरियंस मिल सके। आपने बचपन में एन फ्रैंक पढ़ी है? मैंने फॉर्चुनेटली पढ़ी नहीं थी वो, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो थी, बट आई एम फ्रॉम लॉकडाउन बैच, तो मेरे को पढ़नी नहीं पड़ी वो। नहीं पढ़ी तो मैंने भी नहीं थी, क्योंकि वो तो पता ही होता है किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो स्मार्ट पढ़ाई करनी होती है। हाँ, बट मतलब बेसिकली उसका भी पूरा कॉन्सेप्ट वही था कि वो अपने दिनों को डिस्क्राइब कर रही है कि क्या क्या हो रहा है हर दिन। एग्जैक्टली वही काइंड ऑफ उन्मोचन की शायद। तो आई थिंक मतलब काफी इंटरेस्टिंग भी है भाई, मतलब अगर ऐसी टाइप की चीजें लिखी होंगी ना शायद एक इंटरेस्टिंग बुक होगी वो पढ़ने में। आई थिंक इंटेंशन मुझे लगता है कुछ इतना था ही नहीं कि मुझे दुनिया में कुछ उखाड़ना और ये करना है, बहुत ही प्योर इंटेंशन था शायद। एंड वही है कि चीजें मिसअंडरस्टैंड करना मीडिया में बहुत आसान होता है। मतलब आई थिंक, और उन्होंने ऐसा भी बोला है कि अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं जीतते तो पहली बात तो बुक लॉन्च ही नहीं होती। बट वो स्टार्टिंग से उनके अंदर वो बिलीफ था समहाउ कि वो जीत ही जाएंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप, सो ये बुक तो लॉन्च होनी है। मतलब वो गिवन था उनके दिमाग में। नहीं, प्लस उन्होंने ये भी कहा कि मैं काफी बच्चों को देखता हूँ जो कि बनना चाहते हैं क्रिकेटर, exactly. उनको पाथवे नहीं पता होता कि जूनियर लेवल पे कैसे अपने आप को निखर के लाना है अपने आप को, तो उसके लिए एक रोड मैप मिल जाए लोगों को, तो उसके लिए मैंने एक बुक लिखी थी। वंस अगेन आई थिंक एक 19 साल का लड़का अगर ये सब कर भी रहा है तो डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ही कोई डीप थॉट रहा होगा। वो करते हैं, वो लिखते थे और उनको मन था पब्लिश करने का, उन्होंने कर दिया। बट हाँ, अगर वो आज के टाइम पे होते, पीआर के जमाने पे, वो बुक रिलीज नहीं हुई होती। हाँ, मना कर देते पीआर उनको अलाउ ही नहीं करते। आई स्ट्रांगली फील कि जिस लेवल का पीआर इन्वॉल्वमेंट होता है आज के प्लेयर्स की लाइफ पे, पीआर वुड हैव सेड कि मत करो अभी, क्योंकि उनको पता होता है कि ये उनका इंटेंशन भले अच्छा होगा लेकिन ये चीज नहीं, इट वोंट सूट विद द मीडिया। तो ये आपको उसी टाइम पे होते दिख सकता था, आज के टाइम पे होते नहीं दिखेगा। आई थिंक वैसा भी होता ना, अगर बाई चांस वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आ जाते या फिर अभी भी उनका आईपीएल सीजन लगातार अच्छा चल रहा होता, द फैक्ट दैट वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड मिस करते हैं उससे जस्ट पहले उनका आईपीएल अच्छा नहीं रहता, तो ही वॉज कमिंग ऑफ अ बैड रन ऑफ फॉर्म, जहाँ पे पिछले 3-4 महीने में उन्होंने परफॉर्म करके नहीं दिया, फ्रेंचाइज से रिलीज हो गए। उसके बाद उन्होंने बुक लिखी एक नेगेटिव फेज ऑफ लाइफ में। हाँ, टाइमिंग ऑफ रिलीज वो भी काफी मैटर करता है। प्लस पता है मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये हमने पृथ्वी शॉ के टाइम पे भी कही थी, ये सब जब ये हम डिस्कस कर रहे हैं तब ये लड़का 18-19 साल का। हाँ, या आप क्या ही जज करोगे भाई। मतलब मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरा भी परसेप्शन ऑफ उन्मोचन बहुत चेंज हुआ जब मैंने उसके इंटरव्यूज देखे। सेम मतलब 180 डिग्री ऑलमोस्ट चेंज हुआ है मेरा परसेप्शन। तो अभी हम बातें करेंगे कैसे यू विल हैव, मतलब आपके पास कोई ऐसा रीजन ही नहीं होगा कि आप सोचो कि ये वो विराट कोहली वाले मोल्ड से आते हैं। अब तो वो देख के लगता ही नहीं, बिल्कुल, अगर आप उनके इंटरव्यूज देखोगे तो। I'll explain this further as we move. फिर 2014 में उनको जब दिल्ली से रिलीज होते तो राजस्थान उनको ले लेती है, वहां से उनको मौके मिलते हैं। पर पहले जो पूरा सीजन था, अगेन आई थिंक प्रॉब्ली बिकॉज लास्ट 3-4 सीजन उनके काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, तो पहले सीजन में वो ट्रस्ट नहीं दिखाया जाता और उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने को मिलता है, एंड वहां पे भी मतलब वो कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाते, एंड इसी के चलते उनके धीरे धीरे चांसेस हर्ट हो रहे थे भाई। आईपीएल आई थिंक सबको पता भी है वैसे ये बात, बट जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट फॉर सम लिसनर्स, भाई आईपीएल में अगर आपने परफॉर्म कर दिया ना तो आप उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी टू सम एक्सटेंट डायरेक्ट शॉट है आपका कि आप इंडियन टीम में आ सकते हो। इतने सारे यार आज के टाइम के जो लेजेंड्स हैं मेजरली, जडेजा, अश्विन, टेस्ट के सबसे बड़े लेजेंड्स हमारे इस जनरेशन के, दोनों मेन जो फाइंड थी उनकी, शेन वॉर्न ने कहा था जडेजा से रॉकस्टार उस टाइम पे, तब आया था न्यूज कि भाई अरे भाई ये लड़का कौन है। अश्विन को तो मतलब वो सीएसके के पूरा निकाल कर ही वहीं से लाए हैं, तभी मेन स्ट्रीम हुए थे वो। मतलब आई थिंक बहुत रीसेंट एग्जांपल नीतीश कुमार रेड्डी है। अरे जसप्रीत बुमराह यार, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या को कहते थे कि सचिन ने 1 साल पहले कहा था एक बंदे को कि नेट्स में देख रहा इस बंदे को बैटिंग करता है, ये अगले साल इंडिया खेलने वाला है, खेल गया। या आई थिंक वैसे ही टाइप का था, बट
जब आप आईपीएल में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते तो आपके डायरेक्ट चांसेस हर्ट करता है। हाँ, मतलब अगर बना सकता है तो हर्ट भी कर सकता है। या तो वो चीजें लगातार आईपीएल में होती आ रही थी। परहैप्स अगर आपको एक सिंपल रीजन निकालना है कि उन्होंने अभी तक इंडिया के लिए डेब्यू नहीं करा, एक ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि उनका एक भी ग्राउंड ब्रेकिंग आईपीएल सीजन नहीं आया था अभी तक, डिस्पाइट उनकी वाइड बॉल परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में काफी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पे भी इसको डिस्कस करते हैं। बाय द टाइम 2014 केम, उस तक ये बात चलने लग गई थी कि इनकी वाइड बॉल में खेलते हुए रणजी ट्रॉफी दिल्ली के लिए खूब रन मारते हैं, इंडिया अंडर 19 इंडिया ए के लिए काफी रन मारते हैं, बट जब रेड बॉल की बात आती है तो वहां पे इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं हो पाती। ये एक वो नोशन धीरे धीरे बनने लग गया था कि ये वाइड बॉल प्लेयर है, रेड बॉल प्लेयर नहीं है ये। अब इसके पीछे का भी उन्होंने खुद एक रीजन दिया है, एंड एक रीजन, उससे पहले हम आकाश चोपड़ा की बात करते हैं। उनने एक रीजन दिया था, उनके लिए वो ये कहते हैं कि प्रॉबली बिकॉज आपने वो रणजी की, दुलीप ट्रॉफी, इन सब की हासिल नहीं करी थी बिफोर कमिंग टू इंडिया ये, इसलिए आपको एक वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बन पाया रेड बॉल क्रिकेट का। एंड अगर आपने नहीं करा हुआ होता वो पूरे टाइम, एंड डायरेक्टली आप इंडिया ए में खेलने आ रहे हो जहाँ पे लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने डिस्कस करा अंडर 19 से लेकर रणजी में ही बहुत बड़ा लेवल हो जाता है, इंडिया ए के लिए अगर आप खेल रहे हो और रेड बॉल की बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है तो शायद आपके लिए रन्स मारना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मतलब डू यू? हाँ, मतलब अब डेफिनेटली ये चीज आर्ग्यू कर सकते हो। उनका अंडर 19 वर्ल्ड कप भी वाइड बॉल ही था। हाँ, मतलब उनके जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो वाइड बॉल में ही रहे हैं। आई थिंक उनका जो गेम स्टाइल भी था वो नेचुरली गिफ्टेड थे फॉर द वाइड बॉल फॉर्मेट ज्यादा एज कम्पेयर टू द रेड बॉल। उन्होंने शायद ये आगे जाके ये चीज कही भी है, बोला भी है। प्लस मतलब अगर आप सिर्फ नंबर से देखोगे, उनकी वाइड बॉल की एवरेज 41.33 की थी और उनकी रेड बॉल की एवरेज 31.57 की थी। 10% कम हो जाता है। 31.57 में तो मतलब नहीं मिलते मौके आपको, 40 में भी नहीं मिलता। हाँ, मतलब आपको 50 प्लस होना पड़ेगा अगर आप नोटिस करवाना चाहते हो अपने आप को एज अ बैटर, टॉप ऑर्डर बैटर इंडियन सीन में। बहुत कंपटीशन है। अच्छा, उन्मुख चंद खुद इसका क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं? वो ये कहते हैं कि एक टाइम के बाद वो अपनी टेक्निक पे थोड़ा ज्यादा ही फोकस करने लग गए थे, एंड उसके चलते उनका जो नेचुरल गेम था, नेचुरली जैसे उनका बैट फ्लो था, नेचुरली जैसे मूव करती थी उनकी बॉडी, मेकर थे, हाँ, वो उनने धीरे धीरे उसको इग्नोर करके टेक्निक पे ज्यादा फोकस करने लग गए, जिसके चलते हुए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ये भी हो सकता है, वैलिड रीजन है। नहीं, एंड ये मैं तो ग्राउंड लेवल पे भी कहूंगा, ये बहुत बच्चों के साथ होता है। ये तो अब रणजी की बातें हो रही है यहाँ पे, ये क्लब लेवल पे ना, बचपन में भी जब लड़का 12-13 साल का होता है उनके साथ भी ये चीज होती है कि वंस यू स्टार्ट लुकिंग टू मच इनटू कि मेरा बैट कहाँ से आ रहा है, पैड के सामने है, पैड के पीछे है, फ्लो कैसा हो रहा है, आर्म फ्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका जो नेचुरल स्ट्रोक होता है ना वो कहीं ना कहीं चला जाता है। आई थिंक प्रॉब्ली दैट इज वाई हमने काफी अच्छी T20 टीम बनाई नहीं है इंडिया ने, क्योंकि इनिशियली बचपन से ही बच्चों का फोकस वैसा रहा है कि आपको टेक्निक पे एकदम आपकी साउंड टेक्निक होनी चाहिए। अब नहीं होगा, बट अब तक प्रॉब्ली इसलिए हमारी प्रॉपर T20 टीम नहीं बनती आ रही थी। IPL ऑल्सो हैज चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड उसमें हेल्प करिए, बट एक ये प्रॉब्ली है जो इंडियंस फेस करते हैं एक यंग एज से। ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि बेसिकली ये परसेप्शन बन रहा है कि उन्मुख चंद वाइड बॉल में बहुत अच्छे चल रहे हैं, बट IPL वाइड बॉल में होता है और वहां पे नहीं चल रहे। तो अब आपको दोनों तरफ से थोड़ा सा जकड़ा जा रहा है कि आप रेड बॉल में परफॉर्म नहीं कर रहे हो, वाइड बॉल में जो प्रीमियर टूर्नामेंट है पूरे वर्ल्ड का उसमें परफॉर्म नहीं कर रहे, विच इज वेरी अनलाइक उन्मुख चंद, क्योंकि अभी तक वो सारे क्लच मोमेंट्स में खेलते आ रहे हैं। हर नॉकआउट में ऑलमोस्ट आपको देखिए बड़ी परफॉर्मेंस। IPL में जहां पे प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, टू दी एक्सटेंट, वहां पे हमने कुछ अपने गेस्ट से बात करी, उन्होंने ये तक कहा है कि IPL में इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा प्रेशर होता है फॉर रीजंस बियॉन्ड व्हाट इज ऑन फील्ड। हाँ, मतलब आप रीजंस ही बहुत होते हैं। वो 2 महीने के लिए आप एक ऐसे आदमी के साथ डील कर रहे हो जो कि ही डज नॉट डू क्रिकेट फॉर द रेस्ट ऑफ द, उसको मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, उसको अपने पैसों का वैल्यू चाहिए। एग्जैक्टली। तो उसके चलते बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो शायद मतलब आई वुड से दिस वाज वेरी अनलाइक उन्मुख चंद। अभी तक वो परफॉर्म करते आ रहे थे जब भी प्रेशर था, बट IPL में रेगुलरली फेल करते आ रहे हैं। कुछ तो बात है भाई। नहीं, एंड डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रीजन ये रहा है उनका ना खेलने में इंडिया का, कि यार एक तो मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर तो डेस्टिनी होता ही है। हाँ, सही टाइम पे सही जगह पे आपको अगर रन मार दो, अगर आपकी टीम में सचिन और सहवाग ओपनिंग कर रहे हैं, आप रणजी में कितने भी रन मार लो, पर आपको उस एरा में कभी इंडिया के लिए खेलने को नहीं मिलेगा जब तक सचिन और सहवाग खेल रहे हैं। दिनेश कार्तिक के साथ क्या हुआ है, धोनी थे उस एरा में, उनको भी खेलने को नहीं मिला। बट कई बार ऐसा होता है भाई कि ओपनिंग में भी कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, नंबर 4 पे अवेलेबल नहीं, तो विजय शंकर भी खेल गए वर्ल्ड कप। किस्मत, सही टाइम की बात होती है। उन्मुख चंद का जब सही टाइम था तब उनको आप आर्ग्यू कर सकते हो कि
राइट टाइम पे शायद टेस्ट नहीं करा गया इंडियन टीम में, एंड उसके भी आकाश चोपड़ा ने बहुत ही वैलिडेशन दिया कि आप पहले ग्राइंड के थ्रू जाओ, सिर्फ अंडर-19 वर्ल्ड कप के चक्कर में आपको सीधे इंडिया नहीं खिलाया जाएगा। उसके बाद जब चांस बन सकता था तब उन्मुख चंद खुद ही थोड़ा सा परफॉर्मेंस में डिप दिखाने लगे। 2015 में उनके करियर में एक और शिफ्ट आता है जब मुंबई इंडियंस उनको खरीद लेती है, एंड वहां पे इनिशियली हेयर एंड देयर उन पे ट्रस्ट दिखाया भी जाता है जब उन्हें 6 मैचेस खेलने को मिलते हैं, बट उसमें भी वो कुछ खास नहीं कर पाते, सिर्फ 102 रन बनाते हैं। ऑल दो उस टाइम पे भी 2015 में मुंबई इंडियंस, इनको नहीं पता वो आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, तो इट वाज नेचुरली फुल ऑफ सुपरस्टार्स। वहां पे नेचुरली एक ऐसे प्लेयर के लिए जिसका एक रन ऑफ फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा, जगह बनाना ही बहुत डिफिकल्ट होगा, लेट अलोन की एक्सेल कर जाए वो वहां पे जाके, तो वहां पे आप प्रॉब्ली यू कैन कट हिम सम स्लैक। वहां पे भी अब रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं, हाँ, मतलब कैसे करोगे आप वहां पे, राइट। एंड इस टाइम पे एक और चीज लोगों ने जो नोटिस करी थी वो ये थी कि चलो आईपीएल में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इंडिया ई की तरफ से वाइट बॉल में तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एट द सेम टाइम वो जो सेम परफॉर्मेंसेस इंडिया ए के लिए कर रहे हैं वाइट बॉल फॉर्मेट में ही, वो दिल्ली की तरफ से नहीं कर पा रहे। अब इसके पीछे का एग्जैक्टली क्या रीजन हो सकता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है ये भी। आकाश चोपड़ा ने कहा था कि उस टाइम पे उन्होंने काफी सिलेक्टर से बात करी थी, एंड सिलेक्टर उस टाइम पे विक्रम राठौड़, सबा करीम, ये सब थे, और उन्होंने स्पेसिफिकली उन्मुख चंद के बारे में पूछा था कि भाई इस लड़के का क्या चक्कर है, इंडिया ए की तरफ से अच्छा खेलता है, दिल्ली की तरफ से क्यों नहीं खेल पाता। और तब उन सारे जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने कहा था भाई दिल्ली का जो ड्रेसिंग रूम है, जो वाइब है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल, बट जैसे उन्मुख चंद से हम खुद पूछते हैं जब, तो वो हमेशा सारे इंटरव्यूज में कहते हैं कि मैंने कुछ खास ऐसा फील नहीं करा, बट हाँ अगर आप एक्चुअली में पूछोगे, अगर आप डीप डाउन जाओगे, तो दिल्ली में जो भी खिलाड़ी आए होते हैं वो ऐसी स्ट्रगल से आते हैं। पहली बात तो इतना कंपटीशन होता है, सब इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं कि नेचुरली आप चाहते हो कि अच्छे इस आदमी का बुरा हो जाए ताकि मैं ऊपर चला जाऊं। बहुत टॉक्सिक होता है। अभी जो मैंने बोला ना, गंभीर जो बताते हैं कि इस एनवायरनमेंट से हम निकल के आए हैं, एग्रेशन बहुत एक नेचुरल स्टेट हो जाता है। एंड मुझे लगता है उन्मुख चंद भी पब्लिकली कभी ये बोलेंगे नहीं। एंड वंस अगेन ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी मैंने देखी है उन्मुख चंद से थ्रू आउट हिज इंटरव्यूज। एक बार भी मैंने किसी के बारे में बैड माउथिंग नहीं सुनी। सेम उन्मुख चंद ने, मतलब मैंने ये भी इंटरव्यूज देखे कि लोग साफ साफ मुंह पे बोल रहे हैं, अच्छा आप इंडिया खेल नहीं पाए, बुरा लग रहा होगा कि आपने तो सपना देखा होगा 12 में तो लगा होगा पक्का खेल लूं, और अब करियर में ऐसा चल नहीं रहा है, और अभी आप इतना यंग हो, बुरा लगता होगा भाई। लेकिन जिस ह्यूमिलिटी के साथ उसने आंसर करें सारे क्वेश्चंस को, मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि ये बंदा नहीं खेला इंडिया, बट आप उनके इंटरव्यू देखोगे ना, यू विल हैव रिस्पेक्ट फॉर द गाय। हाँ, मुझे भी लगता है, मतलब हमेशा लोग वैसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अच्छा ये बाकी सब चक्करों में पड़ गया होगा, या फिर ये एरोगेंट हो जाएगा ज्यादा। अगर होगा भी तो मुझे इंटरव्यू से नहीं दिखा बिल्कुल भी। हाँ, मुझे भी नहीं दिखा। मतलब जिस रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने हर क्वेश्चन को आंसर करा है। कई बार ऐसे भी कहा कि यार हाँ मुझे पता है मैं उस चीज़ पे लिव अप नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता है मेरा रेड बॉल का गेम अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे उसके ऊपर काम करना है, मैं सब मुझे पता है मुझे ये सब चीज़ें, बट मैं मेहनत करता रहूँगा एंड होपफुली बहुत जल्दी खेलूंगा। मतलब हर चीज़ में एक पॉजिटिव ट्विस्ट के साथ एक्सेप्ट करना क्रिटिसिज्म को। एंड कभी भी, क्योंकि यार बहुत आसान होता है उस टाइम पे, आप अब रूडली क्वेश्चन पूछ रहे हो, पूरा हक क्रिकेटर का बोलेंगे भाई आपने मुझे बुलाया यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, आप ही बकवास कर रहे हो, तो क्या चल रही है। सो क्योंकि पूछने का भी एक तरीका होता है, जैसे आकाश चोपड़ा ने भी पूछे थे सवाल, पर वो बहुत अलग तरीके से पूछा था। वो था कि वो तो सीनियर जूनियर वाली वाइफ थी, सेम ड्रेसिंग रूम के रहे दिल्ली के, बट देयर इज ऑलवेज अ वे टू आस्क थिंग्स। एंड कई मैंने इंटरव्यूज ऐसे देखे जहाँ पे उनको थोड़ा सा रूडली बोला गया था बिकॉज ऑफ द करियर ट्रैजेक्टरी नेचुरली, बट द वे ही हैज आंसर्ड, ये चीज़ मैं आपसे भी रिकमेंड करूंगा, आप जाके चाहे तो उन्मुख चंद के कोई भी वीडियोस उठाइए, इंटरव्यूज देखिए जाकर, मतलब मुझे एक भी जगह डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लगी कहीं पे भी, ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब इसी चीज़ को और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि कभी भी आपको एक वो फैमिली एनवायरनमेंट फील नहीं होता दिल्ली में, एंड दैट इज वाई परहैप्स विदर्भा और मुंबई जैसी टीम्स है वो रेगुलरली रणजी में अच्छा खेलते हैं क्योंकि वहाँ पे फैमिली जैसा एनवायरनमेंट रहता है। ये भी मैंने सुना था कि उन्मुख चंद ने अपेरेंटली कहा था, फिर आकाश चोपड़ा ने भी हिंट किया था कि जो सीनियर्स हैं ना वहाँ के, मतलब बात वही है कि कई ऐसे सीनियर्स भी हैं जो कि बहुत ही मंजे खिलाड़ी लेकिन खुद इंडिया से नहीं खेल पाए। हाँ, और वो टॉक्सिसिटी रहती है। एक नया बच्चा है 18-19 साल का, रादर देन एक्सेप्टिंग हिम एंड इनवाइटिंग हिम इन द ड्रेसिंग रूम, आप उसको भी एज कॉम्पिटिशन ट्रीट कर रहे हो। अब वो आपको भैया मान के सोचे कि मैं आपसे क्या सीख सकता हूँ, तो आपने वो पावर डायनामिक्स और टोनालिटी ही बहुत गलत सेट कर रखी पहले मोमेंट से ही। मैं ये भी मेंशन करने वाला था कि परहैप्स काफ़ी सारे जो उनके टीममेट्स थे दिल्ली में, उनको ऐसा लगता होगा कि भाई ये दिल्ली में तो खास परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तब भी इंडिया ए का कैप्टन क्यों है भाई, बार बार इनको मौके क्यों मिल रहे हैं पे खेलने को। वैसे ऑल्दो अच्छा कर रहे थे इंडिया की तरफ से, बट दिल्ली में अगर अच्छा नहीं कर रहे
अगर एक लेवल नीचे तो आपको इंडिया का कैप्टन क्यों बनाया गया, वैसे टाइप के सवाल शायद उठ रहे हो। मतलब वही ना, जेलसी थोड़ी सी एंड वो एंड उसमें भी अगर आप नोटिस करो आकाश चोपड़ा वाले इंटरव्यू में उन्मुख चंद ने पहले डायरेक्टली कुछ नहीं बोला था, फिर आकाश चोपड़ा ने थोड़ा बहुत प्रोब करा कि पर यार मुझे पता है ये सब हो रहा है शायद, एंड तब उन्मुख चंद कहते हैं हाँ अगर मैं ऐसे कुछ कहूँ तो हाँ थोड़ा सा एनवायरनमेंट सही नहीं था, एंड यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, अगर वो थोड़ा सा कह रहे हैं तो क्लियरली चीजें सही नहीं थी, टू द पॉइंट कि उनको दिल्ली छोड़ना पड़ता है। तो अगर आप दिल्ली को छोड़ के उत्तराखंड के लिए खेलने जा रहे हो डोमेस्टिक में, डेफिनेटली चीजें बहुत खराब थी। एंड ये ड्रेसिंग रूम, आकाश चोपड़ा ने भी कहा था कि देयर इज अ रीजन व्हाई दिल्ली कभी बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीती है, क्योंकि वो यूनिटी, वो टीम कल्चर नहीं है, वो एज अ टीम एक दूसरे के बेनिफिट के लिए कैसे खेलते हैं, वो वाला वाइब ही नहीं है टीम के अंदर। वो चीजें आपको विदर्भा में देखने को मिलती है, मुंबई में देखने को मिलती है, यहाँ पर ये सब लोग अपना ज्यादा सोचते हैं, एंड यू काइंड ऑफ सी दैट इन द प्लेयर्स दैट कम आउट ऑफ दैट स्टेट ऑल्सो, बट है ये चीजें कुछ कल्चरल चीज है पर आप मतलब आकाश चोपड़ा तो ये भी कहते हैं कि जब वो अल्टीमेटली दिल्ली छोड़ के राजस्थान से खेलने गए थे तो काइंड ऑफ सरप्राइज थे कि अच्छा मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे टीममेट्स खुश भी हैं मेरे को लेके, और कहते हैं कि वो मेरे जो 2-3 साल में खेला वहां से वो मेरे करियर के बेस्ट साल। हाँ या तो आप समझ रहे हो कितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। दिस इज वेरी सैड भाई, मतलब ऐसा टाइप का एनवायरनमेंट पाल रहे हम लोग दिल्ली के अंदर, ऐसा टाइप के लोग निकल के आ रहे हैं। सरप्राइज्ड हो सुन के भाई, मतलब मैं इस चीज को लेके सरप्राइज्ड हूँ कि ये चीज सिर्फ दिल्ली के अंदर हो रही है क्या? नहीं, मतलब हो रही होगी, बट जैसे मुंबई तो क्रिकेटिंग हब है, वहां पे जितने क्रिकेटर्स मुंबई से निकल के आते हो तो और कहीं से नहीं आते, जिस लेवल के भी आते हैं, और वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। परहैप्स दैट इज व्हाई ऐसे निकल के भी आते हैं, बट जितना कंपटीशन वहां पे होगा शायद उतना दिल्ली में नहीं है, बट उसके बाद भी वहां का कल्चर एकदम इंटैक्ट है। तो आई थिंक मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक्स प्लेयर्स होते हैं शायद उनका भी एक वो से होना चाहिए, जैसे सचिन तेंदुलकर या फिर रोहित शर्मा, ऐसे टाइप के जो प्लेयर्स हैं जो कि अपनी स्टेट टीम से थोड़ा सा कनेक्टेड है। सचिन तेंदुलकर तो आज तक कनेक्टेड है, तो एक वो ड्रेसिंग रूम में जाके कभी कभी बात करना प्लेयर्स से, उसके चलते थोड़ी ह्यूमिलिटी आ जाती होगी प्लेयर्स के। विराट कोहली जब रिटायर होंगे अगर वो कर देंगे, मतलब आई डोंट सी हिम डूइंग दैट, बट हाँ कर दे तो भाई अच्छा, इट वुड बी अ बिग जेस्चर अगर वो दिल्ली के ड्रेसिंग रूम के लिए सब कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, एंड सही कल्चर सेटिंग कर सकते हैं। हिम बीइंग द एक्स कैप्टन ऑफ आवर कंट्री, उनसे ज्यादा यूनिटी की इंपॉर्टेंस कौन समझता है? भाई कल्चरल चेंज ना सिर्फ जनरेशनल प्लेयर्स ही ला सकते हैं, और विराट कोहली ही कर सकते हैं दिल्ली के लिए, वो और कोई खिलाड़ी नहीं कर सकता। हाँ, मतलब या तो एक और बंदा हो जाता है गौतम गंभीर, क्योंकि वो इंडिया के कोच हैं तो वो भी इन्फ्लुएंस होल्ड करेंगे, बट हाँ मतलब विराट कोहली तो वो जो ऑ इंस्पायरिंग वाली चीज होती है ना, वो फैक्टर लेके आ सकते हैं, बट भाई क्या विराट कोहली खुद करेंगे ये, एंड थोड़ा सा अनलाइकली लगता है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।